हेलो एवरीवन, वेलकम टू यूनिमॉन्ग्स। अपने पहले दो चैप्टर हड़प्पन सिविलाइजेशन और अर्ली इकोनॉमीज़ के बारे में हम पढ़ चुके हैं। आज हम अपना थर्ड चैप्टर स्टार्ट करेंगे जिसे हम 3 पार्ट में कवर करेंगे। तो जो हमारा थर्ड चैप्टर है इट इज़ किनशिप, कास्ट एंड क्लास एंड अबाउट द अर्ली सोसाइटीज़। ठीक है, टाइम पीरियड जो हमने सेकंड चैप्टर में पढ़ा था, इकोनॉमिक और पॉलिटिकल चेंजेस पढ़े थे। कौन से टाइम पीरियड के? 600 BCE से 600 CE के। ठीक है, बिफोर कॉमन एरा से 600 CE कॉमन एरा तक के इकोनॉमिक और पॉलिटिकल चेंजेस पढ़े थे। अब इस चैप्टर में क्योंकि अगर इकोनॉमिक और पॉलिटिकल चेंजेस आए हैं तो सोसाइटी में भी चेंजेस आते हैं। ठीक है, डिफरेंट कास्ट, क्लास, ये सब इमर्ज होते हैं, इकोनॉमिक डिफ्रेंसिएशन आता है, सोशल डिफ्रेंसिएशन आता है। तो ये सब हम इस चैप्टर में पढ़ने वाले हैं। एक बार लेक्चर स्टार्ट करने से पहले देख लेते हैं क्या क्या करना है आज हमें। क्रिटिकल एडिशन ऑफ महाभारत। अब महाभारत और रामायण दो हमारे इतने फेमस एपिक, इतने पुराने एपिक, इनके बारे में सबने सुना है। तो इनका एक क्रिटिकल एडिशन बनाया गया था, उसके बारे में पढ़ेंगे, किसने बनाया था और क्यों बनाया था। एंड सेकंड वी विल बी स्टडिंग अबाउट किनशिप एंड मैरिजेस। ठीक है, द फैमिली, उस टाइम की सोसाइटी कैसी होती थी, फैमिलीज कैसे होती थी, विमेन की क्या पोजीशन थी। ठीक है, मैरिजेस जो होती थी किस तरीके से होती थी, विद इन द यूनिट होती थी या आउटसाइड द यूनिट होती थी। तो ये सब, ये दो टॉपिक आज हम अपने इस लेक्चर में कवर करेंगे। नाउ बिगनिंग, इंट्रोडक्शन एक बार देखते हैं, स्टार्ट करते हैं कि बहुत सारे जो है इंपॉर्टेंट इकोनॉमिक चेंजेस आ रहे थे इस टाइम पे। ठीक है, नया एग्रीकल्चर इमर्ज होने लगा था, नई महाजनपद इमर्ज हुई थी। ठीक है, पॉलिटिकल चेंजेस थे हमारे। ठीक है, एग्रीकल्चर इमर्ज हुआ, हमारे इकोनॉमिक चेंजेस थे। तो भाई हमारी जो सोसाइटी थी वो भी चेंज होगी, सोसाइटी में भी चेंजेस आने लगेंगे। तो बहुत से इंपॉर्टेंट चेंजेस इस पीरियड में इकोनॉमिक और पॉलिटिकल लाइफ में हुए, विच लेड टू द चेंजेस इन सोसाइटीज ऑल्सो। ठीक है, सोसाइटीज जो थी हमारी इस पीरियड की, विच इज कौन सा पीरियड पढ़ रहे हैं हम? 600 BCE से 600 CE। ठीक है, तो इस पीरियड की जो हमारी सोसाइटीज थी वो भी चेंज होने लगी। विद द एक्सपेंशन ऑफ एग्रीकल्चर एक नया चेंज आने लगा। क्यों? बहुत सारी हमारी जो थी क्लासेस इमर्ज हो गई थी। हमने लास्ट चैप्टर में पढ़ा था कि भाई कुछ तो थे बहुत ही वेल्दी फार्मर्स थे, रिच फार्मर्स थे, कुछ थे जो लैंडलेस लेबर थे। तो ये इकोनॉमिक डिफ्रेंसिएशन भी आया था हमारा। ठीक है, उसके बाद जो फॉरेस्ट ड्वेलर्स थे, ठीक है, फॉरेस्ट ड्वेलर मतलब जो लोग जंगलों में रहते थे, उनकी भी लाइफ चेंज हुई। भाई जहाँ वो पहले रहते थे खुद, अब वहाँ जो है आपका एग्रीकल्चर होने लगा। ठीक है, धीरे धीरे उनका एरिया भी क्या होने लगा, इंक्रोच करने लगे, वहाँ तक भी जो थे लोग पहुँच गए थे। नेक्स्ट कि बहुत सारे ना आप क्राफ्ट और सोशल ग्रुप्स इमर्ज होने लगे। ठीक है, बहुत सारे क्राफ्टमैन के बारे में पढ़ा। क्राफ्ट क्या होता है? हैंडीक्राफ्ट, जो आप हाथ से जो डिस्टिंक्टिव चीज़ होते हैं, आर्टिफैक्ट्स होते हैं, वो बनाते हो। ठीक है, तो इस तरीके की बहुत सारी जो क्राफ्ट थी अब इमर्ज होने लगी। अब किसी को कुछ आता था, किसी को कुछ आता, तो इस तरीके से किसी की हाई पेइंग जॉब थी, किसी की लो पेइंग थी। ठीक है, तो इससे क्या हुआ, जो सोशल डिस्पैरिटीज़ थी, ठीक है, जो सोशल डिफ्रेंसिएशन था, ठीक है, कुछ लोग अमीर हो गए, कुछ गरीब हो गए, वो जो सोशल डिस्पैरिटीज़ थी, कुछ आउटकास्ट हो गए। इस तरीके से चेंजेस हमारे जो थे आने लगे थे। अभी तो हम ये चेंजेस की बात कर रहे हैं कि कौन कौन से चेंजेस हमारी जो उस पीरियड में थे सोसाइटी में आ रहे थे। अब ये जो सोशल डिस्पैरिटीज़ थी, ठीक है, ये और ज़्यादा बढ़ने लगी। किस वजह से? जैसे मैंने अभी बताया, अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वेल्थ। जिनके पास ज़मीन थी उन्होंने खेती की, एग्रीकल्चर किया, ठीक है, अच्छी खासी वो अपनी जो थी लाइफ स्पेंड करने लगे। अब उस ज़मीन पे जो पेजेंट्स काम करते थे उनको बस थोड़ा बहुत मिलता था, जिससे उनकी लाइफ जो थी उतनी ज़्यादा, आप बोलो कि अच्छी नहीं थी, या फिर उतनी ज़्यादा ये नहीं थी कि लग्जूरियस नहीं थी। ठीक है, नेक्स्ट अब हमें ये सारे चेंजेस, देखो हिस्ट्री जब भी हम पढ़ते हैं तो भाई सबसे पहले हम बात करते हैं कि सोर्सेज। सारे चैप्टर्स के हमने सोर्सेज पढ़े हैं, हड़प्पा के हमने सोर्सेज पढ़े, गुप्ता एम्पायर के पढ़े, मौर्य एम्पायर के पढ़े, सबके सोर्सेज पढ़े। इसी तरीके से कि अब हमारी जो सोसाइटीज़ थी वो चेंज हो रही थी, है ना, जो सोसाइटल चेंजेस आ रहे थे उनको कहाँ से हिस्टोरियंस जो होते हैं, कौन पढ़ रहा है ये हमारे सारे चेंजेस? जो मटीरियल वाले होते हैं वो हमारे आर्कियोलॉजिस्ट पढ़ते हैं, और कुछ बाकी जो होते हैं हमारे हिस्टोरियंस पढ़ते हैं। ठीक है, तो अब हिस्टोरियंस ने इस पर्टिकुलर पीरियड के लिए टेक्सचुअल ट्रेडिशंस,
ठीक है, उनका यूज़ करा ये चेंजेस समझने के लिए कि किस तरीके से ये जो चेंजेस थे वो आ रहे थे और रीजंस इनके क्या थे। अब जो सब टेक्स्ट थे ना वो हर अपनी स्पेसिफिक सोशल कैटेगरी के पर्पस से लिखे गए थे। फॉर एग्जाम्पल अगर आपको याद होना भी चाहिए वैसे तो, चैप्टर 2 में हमने बात की थी धर्म सूत्र की, ब्राह्मण्स ने लिखे थे। क्या लिखा था उसमें कि भाई किंग्स क्षत्रिय कास्ट को बिलोंग करना चाहिए, उनकी जो ऑक्यूपेशन है वो क्या होना चाहिए। इसी तरीके से ना, तो इसी तरीके से जो ये हमारे टेक्स्ट थे ये डिफरेंट जो हमारी सोशल कैटेगरीज होती थी उनके पर्सपेक्टिव से लिखे जाते थे। अब चैप्टर के बिगनिंग में बात करिए महाभारत द फेमस कोलोसल एपिक, कोलोसल मतलब बहुत बड़ा, ठीक है, बहुत बड़ा और पुराना, तो उसकी बात करते हैं। तो महाभारत इज द एंशिएंट मोस्ट पॉपुलर एंड फेमस टेक्स्ट रिटन इन संस्कृत, ठीक है, संस्कृत में लिखा हुआ है, ये आप नोट कर लो, रिटन इन संस्कृत, ठीक है। एंड इट वॉज कंपोज ओवर अ पीरियड ऑफ 1000 ईयर, यानी कि इसको कंपोज करने में हमें 1000 साल का जो है टाइम लगा। और इसकी जो प्रेजेंट फॉर्म है, जो हमारे पास अभी जो फॉर्म है, उसमें 1 लाख से ज़्यादा इसमें श्लोक हैं, वर्सेस हैं, ठीक है। अब महाभारत का सेंट्रल आइडिया सबको पता है, सबने सुनी है महाभारत की स्टोरी की क्या थी। दो जो बहुत फेमस कजिन्स थे, कौन से, 2 सेट ऑफ कजिन्स, कौरव्स एंड पांडव्स, ठीक है। तो इनके बीच जो वॉर हुई उसके बारे में बताया गया है, ठीक है। जो हमारे 2 सेट ऑफ कजिन्स थे, कौरव्स और पांडव, इनकी स्टोरी डिपिक्ट की गई है किसमें, महाभारत में। अब चलो स्टार्ट करते हैं क्रिटिकल एडिशन ऑफ महाभारत, जो हमारा फर्स्ट टॉपिक है। तो क्रिटिकल एडिशन क्या था, महाभारत के बहुत सारे वर्जन्स हैं, ठीक है, बहुत सारी लैंग्वेज में है, बहुत सारे वर्जन्स हैं। तो हिस्टोरियंस ने ना इसको एक कंपाइल करने का सोचा। पहले तो सबसे पहले हिस्टोरियंस बिलीव करते हैं कि इट वाज रिटन बाय वेद व्यास। अब डिफरेंट हिस्टोरियन एंड डिफरेंट पॉइंट ऑफ व्यूज, ठीक है, सबका अपना अपना तरीका होता है पढ़ने का, आंसर करने का, उसी तरीके से हिस्टोरियंस का भी था, ठीक है। तो कुछ हिस्टोरियंस का मानना था कि इट वाज रिटन बाय वेद व्यास, बट अगर आप ये देखो कि इट वाज कंपोज्ड विद इन अ टाइम पीरियड ऑफ 1000 ईयर, ठीक है, 1000 साल में वो कंपोज की गई। तो एक आदमी तो उसको नहीं कर सकता है ना, तो बहुत से हिस्टोरियंस ये भी सोचते हैं कि वो डिफरेंट लोगों ने कंपोज की है, ठीक है, बहुत सारे अलग अलग लोगों ने मिलके महाभारत जो है, जो उसकी सेंट्रल आइडिया जो हमारी सारी उसमें सेम ही है। सेंट्रल आइडिया क्या है कि द वॉर बिटवीन द 2 सेट ऑफ कजिन्स, कौरव्स एंड पांडव्स, जिसमें हमारे विनर कौन थे, पांडव्स, ठीक है। तो बहुत से हिस्टोरियन हमारे ये सोचते हैं कि इट वाज अ क्रिएशन ऑफ मैनी ऑथर्स, की बहुत सारे ऑथर्स ने मिलके लिखा है इसे ओवर अ पीरियड ऑफ 1000 ईयर्स। नाउ 1919 में एक एम्बिशियस प्रोजेक्ट स्टार्ट हुआ। किसने स्टार्ट किया, वीएस सुखथानकर, ठीक है, ही वॉज अ इंडियन संस्कृतिस्ट। इन्होंने स्टार्ट किया कि जो डिफरेंट वर्जन्स लिखे गए हैं लैंग्वेजेस में, उनको हम एक जगह कंपाइल करेंगे, ठीक है। तो इस प्रोजेक्ट को भी कंप्लीट होने में 47 ईयर्स लगे, और ये आपके सीयूईटी में क्वेश्चन आया था कि इट टुक हाउ मेनी ईयर्स टू कंप्लीट द क्रिटिकल एडिशन ऑफ महाभारत, ठीक है। तो आपके 47 ईयर्स लगे थे। अब भाई ये काम किया क्यों गया, क्यों इतने सारे साल इस प्रोजेक्ट के लिए दिए गए, ऑब्जेक्टिव क्या था, ठीक है, हर चीज़ का एक मोटिव होता है, एक ऑब्जेक्टिव होता है। तो क्या था कि जो हमारी संस्कृत मैन्यूस्क्रिप्ट थी, जो जगह जगह से मिली थी हमें, उन सबको एक जगह कंपाइल करना और समझना कि सारे टेक्स्ट में किस तरीके की बातें लिखी गई हैं, एक जैसी बात लिखी गई है या कुछ जो स्क्रिप्ट हमें नीचे साउथ इंडिया से मिली है उसमें कुछ अलग लिखा गया। ये सारी चीज़ें क्या करना चाहते थे जो हिस्टोरियंस थे हमारे, वो समझना चाहते थे। तो ऑब्जेक्टिव हमारे यही था, कलेक्टिंग संस्कृत मैन्यूस्क्रिप्ट ऑफ द टेक्स्ट रिटन इन वेराइटी ऑफ स्क्रिप्ट, ठीक है, अलग अलग स्क्रिप्ट्स में लिखी गई थी फ्रॉम डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द कंट्री, कि हम उन सारी स्क्रिप्ट्स को कलेक्ट करके एक जगह कंपाइल करेंगे। अब जब प्रोजेक्ट स्टार्ट हुआ तो उसके आउटकम्स क्या निकले, ठीक है। तो 2 चीज़ें निकल के उसमें से सामने आई। पहली कि बहुत सारे ना कॉमन एलिमेंट्स थे जो अलग अलग तरीके से लिखी हुई थी हमारी स्क्रिप्ट, उसमें बहुत सारे कॉमन एलिमेंट्स थे, ठीक है। दूसरा
कि रीजनल वेरिएशंस भी थे। अब देखो दोनों ही बातें थी, चीज़ें कॉमन भी थी, जो कॉमन क्या थी, एक सेंट्रल आइडिया, ठीक है। सेंट्रल आइडिया आप किसी से भी पूछो कि महाभारत किस बारे में है, तो कोई भी आपको ऊपर से नीचे तक आप कहीं भी किसी से पूछो यही बताएगा कि महाभारत इज अबाउट अ वॉर जो दो कजन्स के बीच में हुई थी। लेकिन बहुत सारे उसके रीजनल वेरिएशंस भी हो सकते हैं, किसी ने उस स्टोरी को किसी और तरीके से डिपिक्ट किया और किसी ने किसी और तरीके से, तो दोनों ही बातें थी। सेंट्रल आइडिया जो था हमारा कॉमन था और बहुत सारे जो थे हमारे रीजनल वेरिएशन थे, और अलग अलग छोटी छोटी स्टोरीज जोड़ दी उसमें, छोटे छोटे जो थे फेबल्स कनेक्ट कर दिए कि इस तरीके से चीज़ें हुई, ठीक है। बट मेन जो मोटिव था, जो सेंट्रल आइडिया था हमारा, वो सारी स्क्रिप्ट्स में क्या था, सारे संस्कृत वर्जन्स में क्या था हमारा, कॉमन था। अब आउटकम की बात करते हैं, ठीक है। चीज़ें हमें क्या दिखी जो वो तो हमने बात कर ली। अब आउटकम इसका हमारा क्या रहा कि अंडरस्टैंडिंग, अच्छा पहली चीज़ तो जो हमने उसकी बात की है, जो हमें दो चीज़ उससे पता चली हैं, उससे हमें ये भी पता चलता है कि उस वक्त की जो सोसाइटी थी, हम सोसाइटी की बात कर रहे हैं इस पूरे चैप्टर में, तो उस वक्त की जो सोसाइटी थी वो कितनी कॉम्प्लेक्स हो सकती है, ठीक है। ऊपर लोगों ने कुछ लिखा है, नीचे वाले नीचे आप जाते हो द सदर्न पोर्शन, वहाँ से आपको जो मैन्यूस्क्रिप्ट मिली उसमें कुछ और लिखा हुआ है, ठीक है। रीजनल वेरिएशंस हैं, तो उसके हमारे पास ये डिपिक्ट करता है कि बहुत सारे जो कॉम्प्लेक्स सोशल प्रोसेस थे, मे बी यही रीज़न हो सकता है कि ये अलग अलग हिस्ट्री लिखी गई है, अलग अलग तरीके से जो है डिपिक्ट की गई है। तो हम कहाँ से समझते हैं उन चीज़ों को, ठीक है। हमें कैसे पता चलेगा कि ये जो चीज़ें हैं कॉम्प्लेक्स थी, तो हमारी जो अंडरस्टैंडिंग होती है वो बेसिकली इन्हीं टेक्स्ट से डिराइव्ड है जो ब्राह्मण्स ने लिखे हैं, विच इज़ रिटन अपनी लैंग्वेज, क्योंकि जो उस वक्त अपर क्लास और जो एलीट क्लास होती थी उस टाइम पर, कौन से पीरियड की हम बात कर रहे हैं यार, ये ना आपका सबसे इम्पॉर्टेंट MCQ से बन सकता है, इसको याद रखा करो हमेशा कि जो टाइम पीरियड की हम बात कर रहे हैं 600 BCE से 600 CE, तो उस वक्त जो अपर क्लासेस होती थी, जो एलीट क्लास होती थी, वो क्या करती थी, कौन सी लैंग्वेज बोलती थी, संस्कृत। तो हम जो ये सोशल प्रोसेस समझते हैं ना, ये वो जो उस वक्त के टेक्स्ट लिखे थे, किसने लिखे थे, ब्राह्मण्स ने लिखे थे संस्कृत लैंग्वेज में। दे वर रिटन बाय द ब्राह्मण्स एंड फॉर द ब्राह्मण्स, ठीक है, खुद के लिए लिखे थे और खुद ने ही लिखे थे। अब ज़रूरी थोड़ी है कि आपकी बुक में आप जो सारे क्वेश्चन पूछें, आपकी हिस्ट्री की आप NCERT ले लो, ठीक है, हर पिक्चर के नीचे क्वेश्चन पूछा हुआ है, आप उसका आंसर देते हो, आप वो पढ़ते हो, नहीं ना, सारी चीज़ें आप भी नहीं करते कि जो उस बुक में लिखी हुई हैं। तो उसी तरीके से उस किताब में जो भी लिखा गया था, वो जो टेक्स्ट है हमारे, उसमें जो कुछ भी लिखा गया था, इट वॉज नॉट एक्चुअली प्रैक्टिस्ड, ठीक है। अगर सोचो जो सारी चीज़ें लिखी हैं किसी ने कि भाई ब्राह्मण्स ने लिख दिया, अब हमें ये फॉलो करना है, इतने आज्ञाकारी, इतने ओबीडियंट लोग तो उस टाइम भी नहीं होते थे, है ना। तो जो भी लिखा गया था इट वॉज नॉट एक्चुअली प्रैक्टिस। ये नहीं कि सब कुछ ही प्रैक्टिस नहीं किया जाता था, कुछ कुछ किया जाता था और कुछ कुछ प्रैक्टिस नहीं किया जाता था। क्यों, उसका रीज़न क्या है, क्यों प्रैक्टिस नहीं करते थे, क्योंकि द टेक्स्ट वर रिटन इन ऑथोरिटेटिव मैनर, यानी कि ब्राह्मण्स दे जो कंपोज द टेक्स्ट, सबसे ऊपर खुद को रखा एंड कंसिडर्ड देमसेल्फ एज गॉड, भाई सारी चीज़ें जो हैं हम बोलेंगे और वो मानी जाएंगी। तो वो जो बहुत ही ऑथोरिटेटिव लैंग्वेज में लिखे गए थे, इसी वजह से यही एक रीज़न है कि दीज थिंग्स वर क्वेश्चन एंड कभी कभी रिजेक्ट भी की जाती थी, ठीक है। इसी का हमने एक आउटकम पढ़ा था चैप्टर 2, इमर्जेंस ऑफ न्यू रिलीजन, बुद्धिज्म एंड जैनिज्म, ठीक है। तो जिन लोगों के साथ यहाँ पे क्या होता था, भेदभाव होता था, तो धीरे धीरे उन्होंने वो रिलीजन भी ज्वाइन किया, जो हमारे नए रिलीजन इमर्ज हो गए थे, जो लोग इस सब चीज़ों से परेशान थे, जो इस डिफ्रेंसिएशन से क्या थे, परेशान थे। महाभारत की बात कर ली, किसने कंपोज की थी, ओरिजिनली वेद व्यास, इसकी भी बात कर ली। क्रिटिकल एडिशन BS सुक्थानकर ने किया, ये भी बात कर ली, 1919 में किया, सब डिस्कस कर लिया। नए टॉपिक पे चलते हैं, किनशिप एंड मैरिज, मैनी रूल्स एंड वेरीड प्रैक्टिस। किनशिप हम फैमिली की बात करेंगे, मैरिज की बात करेंगे, ठीक है। बहुत सारे रूल्स थे, बहुत सारी प्रैक्टिसेस थी, उन सब की बात करेंगे इस टॉपिक में। फर्स्ट इज फैमिलीज, ठीक है। अब फैमिली क्या होते हैं आप सबको पता है, ठीक है। फैमिली को यूजुअली हम क्या करते हैं, एक छोटा पार्ट कनेक्ट कर लेते हैं, बट ऐसा नहीं होता, बहुत सारे हमारे रिलेटिव्स भी होते हैं, दे आर ऑल्सो पार्ट ऑफ दी
फैमिली, ठीक है। तो फैमिलीज़ को यूजुअली कभी कभी इंपॉर्टेंस नहीं देते हैं, जो कि नहीं करना चाहिए, देनी चाहिए। देयर आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ फैमिलीज़ हमारी जो हैं एग्जिस्ट करती हैं। कोई हमारी जॉइंट फैमिली होती है, कुछ हमारी एक सिंगल फैमिली होती है जो रहते हैं, कुछ 2 पेरेंट्स होते हैं, 1 चाइल्ड होता है, इस तरीके से डिफरेंट टाइप ऑफ फैमिली। हर किसी का अपनी फैमिली से अलग तरीके का क्या होता है, रिलेशन होता है, ठीक है। अलग तरीके के हर फैमिली के पास सोर्सेज होते हैं, हर तरीके की अलग तरीके के अपनी फैमिली के पास आपके जो सोर्सेज होते हैं, कुछ अपनी तरीके के रिलेशंस होते हैं, ठीक है, जो हम अपनी फैमिली के साथ मेंटेन करते हैं। अब उस टाइम की फैमिलीज़ की भी बात कर लेते हैं। तो फैमिलीज़ आर यूजुअली पार्ट ऑफ लार्जर नेटवर्क ऑफ पीपल डिफाइंड एज रिलेटिव्स और किनफोल्क, जो मैंने अभी बताया कि फैमिलीज़ पूरी कंसिडर की जाती थी। रिलेटिव आपके जो चाचा हुए, बुआ हुए, सबको कंसिडर करके एक क्या बनती थी, फैमिली बनती थी, या किन फोल्क बनता था। आपका पूरा जो खानदान होता है वो बनता था, ठीक है। अब उस टाइम की हम बात कर रहे हैं 600 BCE CE की, तो क्या होता है, किंग्स की हिस्ट्री तो लिख दी, ब्राह्मण्स ने अपनी लिख दी, बट ऑर्डिनरी लोगों की हिस्ट्री तो नहीं हमें पता चलती थी, ठीक है। जो हिस्टोरियंस होते हैं उनको भी ये प्रॉब्लम आती है कि जो एलीट क्लास थी, ठीक है, उनके बारे में तो इन्फॉर्मेशन जो है ईजिली मिल जाती है, बट जो कॉमन पीपल थे उनकी जो इन्फॉर्मेशन ना इतनी ईजिली नहीं मिल पाती थी। ये हम चैप्टर 5 में भी पढ़ेंगे कि जो फॉरेन ट्रैवलर्स हमारे आते थे वो इस बात पे बहुत ध्यान देते थे, क्योंकि उनके लिए ना सब चीज़ें न्यू होती थी। और जब वो किसी दूसरे देश में आए हैं कि वहाँ के आम लोग, जो ऑर्डिनरी लोग हैं, वो क्या करते हैं, ठीक है, वो सब चीज़ उनके लिए नई होती थी। तो उनके जो अकाउंट्स हैं, उनके जो टेक्स्ट हैं, उन्होंने जो भी टेक्स्ट हमारे लिए छोड़े वो इसीलिए इम्पॉर्टेंट होते हैं कि हमें ऑर्डिनरी लोग जो होते हैं उनकी लाइफ के बारे में पता चलता था। अब मुश्किल है, इट इज़ डिफ़िकल्ट टू गैदर इंफॉर्मेशन अबाउट ऑर्डिनरी पीपल, लेकिन ज़रूरी क्यों है? वाई नॉट स्टडी अबाउट एलीट फैमिलीज ओनली, जिनके पास हमारे रिसोर्सेज हैं? ज़रूरी इसलिए क्योंकि उनका जब हम एटीट्यूड एनालाइज करते हैं ना, कि किस तरीके से वो फैमिलीज और किनशिप की तरफ उनका कैसा एटीट्यूड था, तो वो हमें उनकी जो थिंकिंग थी, ठीक है, किस तरीके से सोसाइटी, एक आपकी थिंकिंग होती है, बहुत सारे लोगों की मिलकर थिंकिंग, फिर पूरी एक सोसाइटी बनती है ना, तो वो हमें बताती थी कि जो थिंकिंग, वो हमें उनकी थिंकिंग के बारे में बताती थी, ठीक है, कि उनका जो एटीट्यूड था अपनी फैमिली के, कुछ ऑर्थोडॉक्स होते हैं, कुछ नहीं होते थे, कुछ ज़्यादा फ्रीडम देते हैं, कुछ नहीं देते थे। तो ये सब बताता था कि कैसी सोसाइटी हमारी जो है उस टाइम पर होती थी। इसीलिए इम्पॉर्टेंट है इतने जो ऑर्डिनरी लोग हैं, जो हमारे कॉमन पीपल हैं, उनके बारे में इंफॉर्मेशन मिलना और पढ़ना। अब बात करते हैं सेकंड टॉपिक हमारा इसमें, पैट्रिलिनी। अब पैट्रिलिनी क्या होता है? पैट्रिलिनी इज द आइडिया व्हेन यू डिराइव योर नेम फ्रॉम योर, यू यूज योर फादर्स सरनेम, ठीक है। पैट्रिलिनी इज बेसिकली व्हेन यू डिराइव योर डिसेंट फ्रॉम योर फादर, ओके। जब अगर आपको कोई आपके फादर के नाम से जानता है, कोई पूछे कि हु आर यू, और आपका अपने फादर का सरनेम यूज़ करते हैं हम लोग मोस्टली, ठीक है। और उसी तरीके से मैट्रिलिनी होता है व्हेन यू डिराइव योर आइडेंटिटी फ्रॉम योर मदर, ठीक है। सो इसको ईजिली हम याद कर सकते हैं, P फॉर पापा, P फॉर पैट्रिलिनी, M फॉर माँ मम्मा, M फॉर मैट्रिलिनी मदर, ठीक है। तो इस तरीके से हम इसको याद कर सकते हैं। तो चलो पैट्रिलिनी की बात करते हैं। अभी भी बहुत एग्जिस्ट करती है, इस बारे में मूवमेंट्स भी होते हैं, ठीक है, आवाज़ भी उठाई जाती है, ये सब चीज़ें कि भाई इतनी पेट्रियार्कल सोसाइटी है हमारी। तो उस टाइम भी ये एग्जिस्ट करता था। और महाभारत का उसमें क्या रोल था कि महाभारत, ऐसा नहीं है कि महाभारत के टाइम से ये आइडिया आया था, महाभारत से पहले भी जो थी पैट्रिलिनी चलती थी, पेट्रियार्कल सोसाइटी ही थी। बट जो महाभारत था, इट रिवॉल्व्स अराउंड द सेंट्रल आइडिया ऑफ पैट्रिलिनी, ठीक है, कि दो जो कजिन्स थे वो किस लिए लड़ रहे थे? फॉर लैंड, जो वो लैंड, जो किंगडम चाहिए था, एंड पावर, ठीक है। अच्छा, एक और इम्पॉर्टेंट इंफॉर्मेशन, ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट जनपद को बिलोंग करते थे, विच इज कुरु, ठीक है। जो हमारे पांडव्स और कौरव्स थे, दे बिलोंग टू द कुरु जनपद। हमने महाजनपद के बारे में पढ़ा, तो अभी कमेंट करके भी बता दो कि 4 इंपॉर्टेंट जनपद जो थी कौन सी थी, ठीक है। जो महाभारत है, कमिंग बैक, जो महाभारत थी हमारी, वो इट रिवॉल्व्स अराउंड द सेंट्रल आइडिया ऑफ पैट्रिलिनी, ठीक है।
पेट्रोलिनी एग्जिस्टेड प्रायर टू कंपोजिशन ऑफ द महाभारत, इससे पहले भी एग्जिस्ट करती थी, ऐसा नहीं अभी से आई थी, बट जो महाभारत था इट रीइंफोर्स द आइडिया कि भाई ये बहुत ही वैल्यूएबल है। जब इतने बड़े किंगडम में ये लड़ाई हुई दो कजन्स के बीच में फॉर लैंड एंड पावर, तो इट वॉज डिपिक्टेड कि ये जो आइडिया है इट वॉज वैल्यूएबल एंड इट शुड बी फॉलो, ठीक है, इसको फॉलो करना चाहिए। पेट्रोलिनी में अभी भी होता है, कैसे कि जो सन थे, जो बेटे थे, दे कुड क्लेम द रिसोर्सेज, जो भी थे, अगर किंग्स थे तो उनके जो बेटे थे वो उनके बाद वो किंग बन जाते थे, और अगर ऑर्डिनरी फैमिली थी तो जो आफ्टर द डेथ ऑफ द फादर जो उनकी जो भी उनकी ज़मीन होती थी, पैसा, सब कुछ क्या होता था, बेटे के नाम पर आ जाता था। अब ज़्यादातर जो रूलिंग डायनेस्टीज थी वो बोलती थी कि हम यही आइडिया फॉलो करते हैं, बट ये वहीं तक लिमिटेड नहीं था। जो उस वक्त के वेल्दी पीपल थे और इवन जो ब्राह्मण्स थे वो भी ये बोलते थे कि वी ऑल्सो फॉलो द आइडिया ऑफ पेट्रोलिनी, ठीक है। और ये मेंशन इसके जो सोर्सेज हैं हमें कहाँ से मिलते हैं, मंत्रास एंड ऋग्वेदा, ठीक है। तो जो बहुत सी रूलिंग डायनेस्टी थी दे क्लेम्ड टू फॉलो दिस सिस्टम, विच वन, पेट्रोलिनी, जहाँ की यू डिराइव योर आइडेंटिटी फ्रॉम योर फादर and use his surname. Now it was not unique to royal families, जैसे मैंने अभी बताया, जो हमारे wealthy men या जो ब्राह्मण्स थे ये सब क्या करते थे, they also followed this idea of patrilineal. Women were not given that much importance. अब फैमिली की बात कर ली, मैरिज की बात करते हैं, ठीक है। तो जो सन थे, जो बेटे होते थे, दे वर कंसिडर्ड इम्पॉर्टेंट फॉर द कंटिन्यूटी ऑफ पेट्रीलिनिएज, कि भाई हमारा बेटा ही हमारा वंश चलाएगा, वो चीज़ हमारी आज भी चलती है, ठीक है। तो वो इस टाइम से हमारी एग्जिस्ट करती है कि जो सन होते थे दे वर कंसिडर्ड इम्पॉर्टेंट फॉर द कंटिन्यूटी ऑफ पेट्रीलिनिएज। और ऑन द अदर हैंड जो बेटियां होती थी दे वर व्यूड डिफरेंटली, कैसे कि पेट्रीलिनी में क्या था कि जो सारे रिसोर्सेज थे, अगर फादर को कुछ हो जाए तो बेटे के नाम पर आ जाएगा, पर डॉटर्स के पास ऐसा कोई क्लेम नहीं होता था। दे हैड नो क्लेम्स ऑन द रिसोर्सेज, जो भी घर के रिसोर्सेज होते थे उन पर उनका कोई क्लेम नहीं था। और उनको जो शादियां होती थी उस टाइम पर, जो मैरिजें होती थी, दे वर कंसिडर्ड आउटसाइड द किन, जो अपनी फैमिली यूनिट होती है ना उसके बाहर करवाई जाती थी, ठीक है। एंड दैट इज नोन एज एक्सोगेमी, जब आप अपनी एक प्रॉपर यूनिट होती है, एक पूरी फैमिली होती है, उसके आउटसाइड जो मैरिजेस होती हैं, उसके बाहर जो मैरिजेस होती हैं, द प्रोसेस इज नोन एज एक्सोगेमी। एग्जिट यानी कि बाहर, एक्सोगेमी, आप इसको ऐसे याद कर सकते हो, ठीक है। अब हाँ, फादर की सबसे इंपॉर्टेंट ड्यूटी जो थी वो कंसिडर की जाती थी कन्यादान, जो कि आपका मैरिज का ही एक रिचुअल होता था, एक पार्ट होता था। अब इस टाइम पर हमने पढ़ा है कि भाई नए नए टाउन्स भी जो थे इमर्ज हो रहे थे, ठीक है। नए टाउन्स इमर्ज होंगे, नई कास्ट इमर्ज होंगी, नई क्लास इमर्ज होंगी, ठीक है। तो इससे क्या होगा, जो ब्राह्मण्स की अथॉरिटी थी वो उन्हें लगा कि भाई हमारे ऊपर और कोई क्या ना हो जाए, डोमिनेंट ना हो जाए। तो धीरे धीरे जब हमारे नए टाउन्स इमर्ज होने लगे ना, तो जो सोशल लाइफ थी, क्योंकि अलग अलग तरीके के लोग, ऑक्यूपेशंस क्या होते हैं, इमर्ज होते हैं, तो आपकी लाइफ में जो पूरी सोसाइटी में चेंजेस आते हैं ना, तो वो चेंजेस आने लगे थे। और वो जब कोई भी चेंज आता है, आपका CUET आया है, ठीक है, तो एकदम से तो कोई इसको एक्सेप्ट नहीं कर लेता ना, कॉम्प्लेक्स होता है पूरा प्रोसेस। तो उसी तरीके से वो जो प्रोसेस था वो पूरा कॉम्प्लेक्स था। तो ब्राह्मण्स ने उसके लिए क्या सोल्यूशन निकाला कि हम जो है डोमिनेंट रहें, तो उन्होंने कुछ टेक्स्ट लिखने स्टार्ट करे, ठीक है। सोशल बिहेवियर के बारे में उन्होंने कुछ क्या करे, टेक्स्ट लिखने स्टार्ट करे। सब किसने, ब्राह्मण्स ने, ठीक है। ब्राह्मण्स की हम बात कर रहे हैं, दे स्टार्टेड लेइंग डाउन द कोड्स ऑफ सोशल बिहेवियर, ठीक है। अब ये किसको फॉलो करने थे, सबसे पहले तो ब्राह्मण्स को फॉलो करने थे पर्टिकुलरली, और बाकी पूरी सोसाइटी को भी फॉलो करने थे कि टेक्स्ट जो है हम लिखेंगे, ठीक है, वी विल राइट देम, हम खुद भी फॉलो करेंगे, लेकिन आप सब लोग जो हो आप भी ये टेक्स्ट फॉलो करोगे। तो 500 BCE से ये जो टेक्स्ट थे हमारे, अब लैंग्वेज मैंने आपको बता दी संस्कृत ही थी, जो उस टाइम ब्राह्मण्स और जो एलिट क्लास होते थे वो संस्कृत यूज़ करते थे, ठीक है। तो 2 टेक्स्ट उन्होंने लिखे, धर्मसूत्र एंड धर्मशास्त्र। धर्मसूत्र की बात हमने ना लास्ट चैप्टर में भी की है, जिसमें किंग्स जो है हमारे क्षत्रिय होने चाहिए और उनका ऑक्यूपेशन, उसकी बातें हुई हैं।
तो इस टाइम पर जो ब्राह्मण से उन्होंने हमारे 2 टेक्स्ट लिखे, धर्मसूत्र एंड धर्मशास्त्र। अब इसमें से एक जो है सबसे इम्पॉर्टेंट जो है वर्क माना गया उस टाइम का, उसकी बात भी हम लास्ट चैप्टर में कर चुके हैं, मनुस्मृति, जो हमारा एक लीगल टेक्स्ट था, ठीक है। इट इज़ कंसिडर्ड मोस्ट इम्पॉर्टेंट, और उसका टाइम पीरियड भी याद कर लो कि कब कंपाइल किया गया है, 200 BCE से 200 CE तक, ठीक है। फर्स्ट लीगल टेक्स्ट और संस्कृत में लिखा हुआ है ये भी, ठीक है। तो जो मनुस्मृति है हमारी, इट इज़ ऑल्सो रिटन इन संस्कृत, और कंपाइल कब किया गया है, 200 BCE से 200 CE तक। इतनी हमने बात करी। आगे बात करते हैं धर्मसूत्र और जो हमारे धर्मशास्त्र थे, ठीक है। दे रिकॉग्नाइज्ड 8 फॉर्म्स ऑफ मैरिजेस। ये सब जो क्वेश्चन है ना, ये इंपॉर्टेंट भी है, ठीक है। ये जो सारी आपकी बिटवीन द लाइंस जो चीज़ें होती हैं ना, देखो इस बार सारी चीज़ें NCERT से पूछी गई, ठीक है। अगली बार भी NCERT से पूछी जाएंगी, मे बी 1-2 क्वेश्चन बाहर से हो, बट हो सकता है लेवल थोड़ा सा बढ़ जाए, ठीक है। सारी चीज़ें इसलिए हम बिटवीन द लाइंस भी पढ़ेंगे कि क्या हमें इन्फॉर्मेशन दी हुई है। तो जो हमारे धर्मसूत्र और धर्मशास्त्र थे, कितने फॉर्म्स ऑफ मैरिजेस को रिकॉग्नाइज करते थे, 8 तरीके की मैरिज, जिसमें से जो फर्स्ट 4 थी वो तो ये मानते थे कि ये तो गुड है, ठीक है, ये जो है हमारी अच्छी है। लेकिन जो लास्ट 4 होती थी वो उन्होंने क्लासीफाई किया कि वो लोग प्रैक्टिस करते थे जो हमारे ब्राह्मणिकल नॉर्म्स को अपनाते नहीं हैं, जिस तरीके से हम चाहते हैं उस तरीके से चीज़ों को नहीं फॉलो करते हैं, ठीक है। अब इसी में बात करते हैं विमेन की पोजीशन और उनके गोत्र की, ठीक है। तो 1000 BCE से क्या होने लगा कि जो पीपल थे, जो लोग थे, उनको गोत्र के टर्म्स में भी क्लासिफाई किया जाने लगा, और हर गोत्र जो था इट वाज नेम्ड आफ्टर अ वैदिक सीयर, यानी कि कोई भी वैदिक साधु या संत, उसके नाम पर गोत्र का नाम रखा जाता था, और जो उस सेम गोत्र को बिलोंग करते थे वो उसके डिसेंडेंट्स, यानी कि ये उसी साधु के वंशज हैं, उसी सीयर के वंशज हैं, ये सब कंसिडर किया जाता था। अब तक तो वर्ड्स में क्लासिफाई थे, अब गोत्र में भी क्लासिफाई होने लगे। अच्छा, 2 रूल्स थे गोत्र के विच वर इम्पॉर्टेंट। फर्स्ट, women were expected to give up their father's गोत्र and surname after marriage, जो यूजुअली आज भी होता है, ठीक है। एंड सेकेंडली, मेंबर्स ऑफ सेम गोत्र कुड नॉट मैरी, ये भी आज प्रैक्टिस इंडिया के बहुत से रीजन्स में प्रैक्टिस किया जाता है, ठीक है। तो जो 2 इंपॉर्टेंट रूल्स थे गोत्र के उस टाइम, ये कि अगर किसी विमेन की शादी हो रही है तो दे शुड अडॉप्ट देयर हस्बैंड्स गोत्र एंड सरनेम, एंड सेकेंडली जो सेम गोत्र के मेंबर्स होते थे दे कुड नॉट मैरी। अब इसमें हमारा लास्ट टॉपिक है सतवानाज। अब ये क्यों? क्योंकि जो अब तक हमने बात की है पेट्रिलिनी और पेट्रियार्कल सोसाइटी और आइडियाज़ की, पर सतवानाज में क्या था कि वो जो नाम अडॉप्ट करते थे इट वाज ऑफ देयर मदर, ठीक है। हालांकि सक्सेशन जो था वो पेट्रिलिनियल ही था, पर भाई थोड़ी सी लेवरेज थी कि जो नाम अडॉप्ट करते थे, जैसे ये सबसे फेमस रूलर हैं सतवाना रूलर, एंड ही इज़ नोन एज गौतमी पुत्र, और नेम ऑफ हिज मदर गौतमी पुत्र सतकर्णी, ठीक है, जो हमारे सबसे फेमस सतवाना रूलर थे। तो पहले बात करते हैं कहाँ कहाँ रूल करते थे सतवाना। हमने लास्ट पार्ट में भी, लास्ट चैप्टर में भी डिस्कस किया था, डेक्कन एंड वेस्टर्न पार्ट ऑफ इंडिया। इस पोर्शन में ये जो थे हमारे सतवाने, ये जो पूरा ब्राउन पोर्शन है यहाँ पर रूल करते थे सतवाना, ठीक है। सम ऑफ दीज वर पॉलीगेनियस, यानी कि दे हैड मोर देन 1 वाइफ। ये तो खैर उस वक्त बहुत ज़्यादा एग्जिस्ट करता था, एक राजा की 100 रानियाँ। नेक्स्ट, बहुत सी जो विमेन थी जिन्होंने सतवाना किंग से मैरी किया, दे हैड देयर नेम्स जो थे डिराइव फ्रॉम द गोत्र जो उनके फादर का होता था। बट यहाँ पे बहुत ही प्रोग्रेसिव चीज़ ये थी कि उनमें से बहुत सी विमेन ने शादी के बाद जो था अपना सरनेम जो है चेंज नहीं किया। तो मैनी विमेन हु मैरिड सतवाना किंग्स हैड नेम्स डिराइव फ्रॉम गोत्र सच एज गौतम एंड वशिष्ठ। फॉर एग्जाम्पल हमने देखा कि जो फेमस रूलर हैं वो गौतमी पुत्र सतकर्णी के नाम से ही जाने जाते थे, एंड दे रिटेन्ड दीज गोत्र आफ्टर मैरिज। मैरिज के बाद उन्होंने ये चेंज नहीं किया था। सतवानाज ऑल्सो प्रैक्टिस्ड एंडोगेमी। अभी हमने एक और चीज़ की बात की थी, एक्सोगेमी, ठीक है। ये डिजायरेबल था कि डॉटर्स शुड बी मैरिड आउटसाइड द यूनिट, ठीक है। बट सतवानाज क्या प्रैक्टिस करते थे?
एंडोगैमी यानी कि विद इन द यूनिट, जो आपका किन है उसी पूरे में कहीं से देख के शादी कर दे, ठीक है। तो एंडोगेमी वॉज प्रैक्टिस्ड अमंग सेवरल कम्युनिटीज, साउथ इंडिया में प्रैक्टिस किया जाता था, आज भी प्रैक्टिस किया जाता है एंडोगेमी, दैट इज मैरिज विद इन अ यूनिट, अपनी जान पहचान में ही आप शादी करो। नेक्स्ट, जो सतवाना रूलर्स थे दे वर आइडेंटिफाइड थ्रू मेट्रोनिमिक्स, मैंने अभी बताया। फॉर एग्जाम्पल वो अपनी मदर के नेम से जाने जाते थे, जैसे ये हमारे रूलर गौतमी पुत्र सतकर्णी, बट जो सक्सेशन था यानी कि इफ अ किंग डाइज, तो वो जो था ऐसा नहीं था कि जो उसकी डॉटर थी उसको वो जो है राजगद्दी मिल जाएगी, सक्सेशन पेट्रीलिनियल ही था, यानी कि इफ अ किंग डाइज तो उसका जो सन है वही जो वो थ्रोन है उसको इनहेरिट करेगा। एक बार रिवीजन कर लेते हैं जल्दी से सारी चीज़। महाभारत से बात की, लिखी किसने, वेद व्यास ने, और जो एम्बिशियस प्रोजेक्ट स्टार्ट हुआ अंडर वी.एस. सुक्तानकर, कब स्टार्ट हुआ ये इंपॉर्टेंट है, 1919। कितना टाइम लगा, इट इज़ ऑल्सो इम्पॉर्टेंट, 47 ईयर्स। तो क्रिटिकल एडिशन बनाने में भी इनको 47 ईयर लग गए, ठीक है। दो एलिमेंट कॉमन मिले, पहला ये कि दो थिंग्स अपेरेंट हुई, पहला ये कि बहुत से कॉमन एलिमेंट थे, दूसरा कुछ रीजनल वेरिएशंस भी थे, यानी कि दोनों ही बातें थी। आउटकम किस लिए किया गया कि हम उस वक्त की सोसाइटी को समझ सकें, ठीक है, उस वक्त के जो सोशल कॉम्प्लेक्सेस थे उनको समझ सके। तो किससे हम समझते हैं, जो संस्कृत टेक्स्ट जो है ब्राह्मण्स ने लिखे थे वो हमारा मेन सोर्स जो है इस चीज़ का बनती हैं, बट क्योंकि वो ऑथोरिटेटिव थे यानी कि बहुत ज़्यादा डोमिनेटिंग थे तो उनको क्वेश्चन और इवन रिजेक्ट भी किया जाता है। नेक्स्ट बात करते हैं किनशिप एंड मैरिजेस की। तो फैमिलीज़ जो हैं यूजुअली वही नहीं होती, हमने 2-3 लोगों को कंसिडर किया, जो हमारा पूरा खानदान होता है। तो फैमिलीज़ आर पार्ट ऑफ मच लार्जर नेटवर्क, और जो हमारे रिलेटिव्स होते थे वो भी उस वक्त उसमें इंक्लूड होते थे। ईजी है एलिट फैमिलीज़ की इंफॉर्मेशन गैदर करना, बट जो ऑर्डिनरी फैमिलीज़ थी उनकी जो है इंफॉर्मेशन गैदर करना, ठीक है। डिफरेंट टाइप्स ऑफ फैमिलीज़ होती थी हमारी, जॉइंट फैमिलीज़, ठीक है, सिंगल फैमिलीज़, हर तरीके की जो हमारी फैमिली थी वो क्या करती थी, एग्जिस्ट करती थी। पेट्रिलिनी मतलब व्हेन यू डिराइव योर सरनेम फ्रॉम योर फादर और नोन बाय हिज आइडेंटिटी, ठीक है। सक्सेशन भी आपका उसी तरीके से हो रहा है, तो सारी चीज़ें जो होती हैं आपकी इसी तरीके से होती है। मेट्रिलिनी एम फॉर मदर एंड व्हेन यू डिराइव योर आइडेंटिटी फ्रॉम योर मदर, ठीक है। तो महाभारत जो है जो हमारी पूरी इसी आइडिया के अराउंड रिवॉल्व करती है, पेट्रिलिनी के आइडिया के अराउंड रिवॉल्व करती है। और जो इससे पहले भी पेट्रिलिनी महाभारत के टाइम से पहले भी एग्जिस्ट करता था, पर इस टाइम से इम्पॉर्टेंट हो गया कि जब इतना बड़े जो कजन्स थे, जो भाई थे, वो ही आपस में लड़ने लगे थे फॉर लैंड एंड पावर, ठीक है। बहुत सी रूलिंग डायनेस्टीज बोलती थी कि हम ये सिस्टम फॉलो करते हैं। इवन जो ब्राह्मण्स थे और वेल्दी मैन थे हमारे, वो भी ये जो पेट्रिलिनी का सिस्टम था उसको फॉलो करते थे। अब रूल्स ऑफ मैरिजेस क्या थे, सन्स इंपॉर्टेंट थे किसके लिए, लीनिएज के लिए, ठीक है, वंश आगे बढ़ाने के लिए। डॉटर्स का कोई क्लेम नहीं था, रिसोर्सेज जो भी हाउस होल्ड के रिसोर्सेज होते थे, ठीक है, दे वर मैरिड आउटसाइड द फैमिली, ठीक है, आउटसाइड द किन, आउटसाइड द यूनिट, और उस प्रोसेस को हम बोलते थे एक्सोगेमी। दे वर मैरिड आउटसाइड द किन, और प्रोसेस किस नाम से जाना जाता था, एक्सोगेमी। नए टाउन्स इमर्ज होने लगे तो नए सोशल बिहेवियर, जिसके लिए ब्राह्मण्स ने वो लिखे, धर्मसूत्र एंड धर्मशास्त्र, सब कुछ डिफाइन करते हुए कि हम भी ये फॉलो करेंगे और आप भी ये फॉलो करना, ठीक है। पर यूनिवर्सल वैलिडिटी नहीं होती थी इनकी कि हर कोई ये बात मानता था, क्योंकि बहुत सारे तरीके के लोग थे, बहुत से लोग ये बात नहीं भी मानते थे, ठीक है। नेक्स्ट, मनुस्मृति हमारा फर्स्ट लीगल टेक्स्ट संस्कृत में लिखा गया है 200 BCE से 200 CE तक। धर्मसूत्र और धर्मशास्त्र जो थे 8 फॉर्म्स ऑफ मैरिज रिकॉग्नाइज करते हैं। पहली 4 इंपॉर्टेंट गुड कंसिडर की जाती थी, अच्छी, और जो बाद की 4 थी वो कंसिडर की जाती थी दोज हु डिड नॉट प्रैक्टिस ब्राह्मणिकल नॉर्म्स, जो ब्राह्मण्स ने लिखा था उसको फॉलो नहीं करते थे। विमेन गोत्राज, अब गोत्रा क्या थे, गोत्र हमारे इट वॉज नेम्ड आफ्टर अ वैदिक सीयर, और जो उस सेम को बिलोंग करता था दे वर कंसिडर्ड एज ए डिसेंडेंट, यानी कि इसके वंशज हैं। जो 2 इंपॉर्टेंट चीज़ें थी कि जो विमेन थी दे वर एक्सपेक्टेड टू गिव अप देयर फादर्स गोत्र एंड सरनेम एंड अडॉप्ट दैट ऑफ देयर हस्बैंड, और दूसरा ये कि जो सेम गोत्र के मेंबर्स थे वो शादी नहीं कर सकते थे। सतवाना किंग्स डेक्कन और वेस्ट इंडिया में हमारे रूल करते थे, ठीक है। बहुत से रूलर पॉलीगाइनस थे, दैट मीन्स दे हैड मोर देन 1 वाइफ।
दूसरा ये कि जो भी विमेन सतवाना किंग से मैरिज करती थी ज़रूरी वो जो था अपना फादर का सरनेम रिटेन करती थी, ठीक है। नेक्स्ट मेट्रोनिमिक्स, हाँ, दे प्रैक्टिस्ड एंडोगेमी, एंडोगेमी मीन्स विद इन अ यूनिट, अपनी ही उसमें शादी करना। सतवाना रूलर्स जो थे वो मेट्रोनिमिक्स यानी कि अपनी मदर के नेम के थ्रू जाने जाते थे, बट जो थ्रोन के लिए सक्सेशन था यानी कि राजगद्दी पे जो था सक्सेशन हमारा, वो क्या था, पेट्रीलिनियल था। अभी भी क्वेश्चंस भी देख लेते हैं, इजी होगा अटेम्प्ट करना आपके लिए क्वेश्चन। तो फर्स्ट क्वेश्चन इज हु बिगैन प्रिपेयरिंग द क्रिटिकल एडिशन ऑफ महाभारत, अभी अभी हमने डिस्कस किया है, वी.एस. सुथानकर, एंड ओरिजिनल वाज रिटन बाय वेद व्यास, जैसे बहुत से हिस्टोरियंस क्लेम करते हैं, और बहुत से ये भी क्लेम करते हैं कि बहुत सारे लोगों ने मिलके लिखी है। क्वेश्चन नंबर 2, हाउ मैनी ईयर्स इट टुक टू प्रिपेयर क्रिटिकल एडिशन ऑफ महाभारत, अभी डिस्कस किया है कि कितना टाइम लगा, वो भी इंपॉर्टेंट है, 47, और कौन से ईयर में स्टार्ट हुआ था ये आप कमेंट करके बताओ। अब संस्कृत टेक्स्ट में कुल का मीनिंग क्या होता था, इट इज़ फैमिली। अच्छा, ये जो सारे वर्ड मीनिंग्स हैं पूछे जाते हैं, ये हम सेपरेट लेक्चर में, आप देख रहे हो बिट्स एंड बाइट्स, उसी में सारे वर्ड, कुछ भी नहीं बचेगा, सारे वर्ड मीनिंग और फैक्ट्स जो हैं बॉक्स में, जो भी एनसीईआरटी में, वो हम उसमें कवर करेंगे। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रैक्टिस ऑफ मैरिंग आउटसाइड द गोत्र, आउटसाइड की हमने बात की थी, एक्स फॉर एग्जिट, दैट मीन्स एक्सोगेमी, बाहर जाना। क्वेश्चन नंबर 5, प्रैक्टिस ऑफ मैरिंग विद इन द गोत्र इज कॉल्ड एंडोगेमी, और कौन से रूलर्स इसको पर्टिकुलरली प्रैक्टिस करते थे ये आप कमेंट करके बताइए, और अगर लेक्चर अच्छा लगा हो तो चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करें। थैंक यू।